जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जो हम लोगों ने आपके लिए योद्धा सीरीज स्टार्ट की है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम को आगे लेकर चलते हैं। और अभी केवल हम लोग इसके योद्धा सीरीज के 1-2 लेक्चर आपको करा चुके हैं। जो 2 लेक्चर हुए, आज तीसरा लेक्चर है योद्धा सीरीज का आपका। आप लोग ध्यान देना, जैसे जैसे योद्धा सीरीज के लेक्चर बढ़ते जाएंगे, अभी 1 या 2 लेक्चर में ही हम लोग चीजों को अप करते जाएंगे। मतलब चीजें अभी केवल स्टार्टिंग हुए हैं, अभी आप लोग देख लेना एंड होते होते लेवल क्या होगा जी चीजों का। मतलब चीजें जो आपको अभी मिलनी स्टार्ट हुई है, लेवल इनसे भी अप जाने वाला है, जो पेपर के लिए बिल्कुल सेट बैठेगा। मतलब जो पेपर वाले की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सेट बैठकर चलेगा। जो पर्सनों का लेवल होगा और जो पढ़ने का लेवल होगा, वो आपका आने वाला एग्जाम चाहे लोअर पीसीएस हो, साथ में चाहे आपका एसआई हो या एसएससी जीडी हो या कांस्टेबल यूपी हो या कांस्टेबल आपका उत्तराखंड हो या अपर पीसीएस हो, वहां तक जी। तो हम लोग देखकर चलते हैं, या आरओ एआरओ हो, हर पेपर के लिए ये जो योद्धा सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किए, बिल्कुल सटीक सीरीज है आप लोगों के लिए। इसलिए ध्यान से आप लोग इसके नोट्स बनाकर चलना और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग इन्हें समझ कर चलना जरा जरा, और बार बार रिवाइज करना चीजों को। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग ध्यान देना जरा। हम लोग आ चुके थे क्वेश्चन संख्या 15 पर। नाम केवल 15 है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि पिछली 2 क्लास में कितने क्वेश्चन आपको निकाल कर दिए हैं, और जो सारे मेन है केवल उस पर बात करके चल रहे हैं जी हम लोग। आइए जरा, सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, हम लोग जानेंगे सरक्रिक विवाद को। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। अब क्या है सरक्रिक विवाद, आप लोग बताएंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच, चीन भारत के बीच, या भारत या बांग्लादेश के बीच, किन के बीच सरक्रिक विवाद है। तो हमारा जवाब होगा भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में सरक्रिक विवाद बना हुआ है, और देखते हैं हम लोग किसके बीच में कहां पर मिलता है, किस प्रकार का एरिया। आइए यहां पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, जरा देखिए। अगर हम लोग देखकर चले पार्ट को, ये वाला पार्ट हम लोग देखें, अगर हम लोग देखते हैं ये पार्ट, इसे समझकर चलेंगे जरा हम लोग। ये जो हम भारत को देख रहे हैं यहां पर, जरा जो भारत के इस पार्ट को देखकर चले, इधर ये पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान का एरिया है, और ये भारत है इधर। और भारत में देखते हैं ये गुजरात जिला है ये, और यहां पर पड़ता है जी गुजरात में कच्छ। ये कच्छ जिला पड़ता है गुजरात राज्य में, कच्छ, ये कच्छ का जिला है गुजरात में, कच्छ पड़ता है। और यहीं पर देखते हैं ये है सरक्रिक, सरक्रिक का एरिया है ये वाला, यही कच्छ के क्षेत्र में सरक्रिक का एरिया है यहाँ पर जी, ये वाला एरिया। अब देखो ये जो सरक्रिक है, इधर पाकिस्तान की सीमा लग रही है, ये वाली सीमा किसकी चल रही है, पाकिस्तान की चल रही है यहाँ पर जी, ये सीमा लग रही है। हमने कहा यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये सरक्रिक का एरिया है और पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार बताता है। पाकिस्तान बताता है कि ये हमारा अधिकार का एरिया। अगर बात बताकर चले आपको सरक्रिक की, जो सरक्रिक क्षेत्र है, सरक्रिक जो मिलता है, हम लोग देखते हैं यहां पर एक अक्षांश रेखा है, ऐसे एक अक्षांश रेखा है ये इस प्रकार। इस अक्षांश रेखा का नाम है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। 24 डिग्री अक्षांश रेखा है ये, और 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या बना है, हमने कहा सरक्रिक बना है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या है, सरक्रिक है 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर। और यहां पर ध्यान देना, ये गुजरात का कच्छ जिला है, और यहां पर पाकिस्तान का सिंध पड़ता है, पाकिस्तान का पड़ता है सिंध, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। और भारत का देखते हैं गुजरात जिला, कच्छ जिला, भारत का जो हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और गुजरात के कच्छ जिले के मध्य क्या बना हुआ है, सरक्रिक विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि हमारा एरिया है, इस पर हमारा क्षेत्र है, और भारत कहता है संपूर्ण क्षेत्र हमारा है। अब देखो क्या है कि 20,720 वर्ग किलोमीटर, 20,720 वर्ग किलोमीटर में क्या है जी, सरक्रिक का क्षेत्रफल है। सरक्रिक का क्षेत्रफल 20,720 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें से पाकिस्तान कितने पर अपना अधिकार बता रहा है,
पाकिस्तान इसमें से अधिकार बता रहा है 9065 वर्ग किलोमीटर एरिया में पाकिस्तान अपना अधिकार बता रहा है इसमें 20,720 में। और सरक्रीक क्या है? सरक्रीक एक दलदली भूमि है, दलदली भूमि है सरक्रीक। सरक्रीक एक दलदली भूमि है। कौन से अक्षांश पर है? 24 डिग्री अक्षांश पर है। 24 डिग्री अक्षांश पर है सरक्रीक, हम लोग पढ़ते हैं जी 24 डिग्री अक्षांश पर सरक्रीक। सरक्रीक के विषय में और क्या बताए? सरक्रीक के विषय में बताए पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का क्या है जी? सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान का पड़ता है। सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। और भारत का क्या है जी? कच्छ जिला, भारत का कच्छ जिला है, भारत का कच्छ जिला। इन दोनों के मध्य हम लोग देखते हैं कि कच्छ जिला और पाकिस्तान का क्या है जी? सिंध प्रांत, इन दोनों के मध्य विवाद बना हुआ है, या कहेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ है। यहां पर ये कहते हैं कि हमारा एरिया पड़ता है 9065 वर्ग किलोमीटर का इसमें। तो सरक्रीक को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चला हुआ है। और सरक्रीक का मूल नाम क्या होगा? अगर सरक्रीक के मूल नाम की बात करें, सरक्रीक का मूल नाम क्या होगा उसकी बात करें तो मूल नाम है उसका बाणगंगा। सॉरी, हमने कहा सरक्रीक का मूल नाम क्या होगा? तो सरक्रीक का नाम मिलेगा जी बाणगंगा। अगर सरक्रीक को देखेंगे बाणगंगा नाम मिलेगा, बाणगंगा। सरक्रीक का नाम है बाणगंगा, हम लोग पढ़ते हैं। तो सरक्रीक का मूल नाम बाणगंगा मिला है, 24 डिग्री अक्षांश पर है सरक्रीक। और देखते हैं कच्छ व सिंध प्रांत के मध्य विवाद बना हुआ है। और कितने किलोमीटर का एरिया है दलदली भूमि का? हमने कहा दलदली भूमि है लगभग कितने किलोमीटर की? 96 किलोमीटर की। 96 किलोमीटर लंबी ये दलदली भूमि बनी हुई है जो जलीय क्षेत्र की है। 96 किलोमीटर लंबाई है हम लोग देखें इस दलदली भूमि की। आइए है जरा हम लोग जो बात कर रहे हैं इन सब को पॉइंट टू पॉइंट अब जान लेते हैं। हमने कहा जो सब चीजें हमने पढ़ी है उन्हीं पर बात करते हैं अब दोबारा। हमने सरक्रीक को जान लिया, किस किस के मध्य विवाद बना है इनको हमने थोड़ा सा समझाए, अब नोट कर देते हैं हम जरा। अब देखो हमने कहा सरक्रीक किसके मध्य विवाद है? भारत और पाकिस्तान। हम लोग लिख रहे हैं यहां पर जी सरक्रीक, सरक्रीक। सरक्रीक जो क्या है? सरक्रीक पहला तो क्षेत्र यह है एक दलदली भूमि है, दलदली भूमि है सरक्रीक। हम लोग देखकर चलते हैं, दलदली भूमि है सरक्रीक। और इसका क्षेत्रफल कितना है सरक्रीक का? 20,720 वर्ग किलोमीटर है सरक्रीक का क्षेत्रफल। 20,720 वर्ग किलोमीटर है। इसका मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या है इसका? चलिए मूल नाम ऊपर लिख देते हैं। हमने कहा मूल नाम, इसका मूल नाम क्या मिलेगा? मूल नाम है इसका बाणगंगा। मूल नाम क्या है इसका? बाणगंगा। इसे मूल नाम में जाना, इसका मूल नाम क्या है जी? बाणगंगा। और देखो पाकिस्तान कितने किलोमीटर एरिया में अपना अधिकार बता रहा है इसमें, हमें यह भी देखकर चलना। अब देखो जरा 20,720 वर्ग किलोमीटर में यह फैला पड़ा है। और 9,065 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में पाकिस्तान या पाक अपना अधिकार बताता है, अपना अधिकार बताकर चल रहा है, अधिकार बताता है, बताता है। किंतु वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र कहां है? वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र, वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र, वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र भारत के अधिकार में है, भारत के अधिकार में है। वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र भारत के अधिकार में है। सरक्रीक को जाना, एक दलदली भूमि है, 20,720 वर्ग किलोमीटर में, 9,065 वर्ग किलोमीटर में पाकिस्तान अपना अधिकार बता रहा है। और कितना किलोमीटर की लंबाई है? तो हम लोग इसकी लंबाई देखें तो लंबाई अगर पढ़कर चले इसकी तो 96 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई बैठ रही है सरक्रीक की। कौन से अक्षांश पर है सरक्रीक? हमने कहा 24 डिग्री अक्षांश, 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर, 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है सरक्रीक। जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सरक्रीक भारत और किसके बीच विवाद बना हुआ है? तो हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है जो सरक्रीक को लेकर चला हुआ है। सरक्रीक के विषय में बताए तो किसके मध्य विवाद? हम लोग कहेंगे सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत कहां का है?
सिंध प्रांत बैठेगा पाकिस्तान का, सिंध प्रांत पाकिस्तान का। वह कच्छ जिला, वह क्या पड़ेगा, कच्छ जिला, कच्छ जिला भारत। ये कहां पड़ेगा, भारत। इनके मध्य विवाद है, के मध्य विवाद है, के मध्य विवाद है। हम लोग जानेंगे, हम लोग जानकर चलेंगे इसे जरा। हमने जाना यहाँ पर कि सरक्रीक विवाद किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिला। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। लिखने का तरीका सभी लोग जान ले कि पहले तो क्वेश्चन को लिखना है, सरक्रीक किन देशों के मध्य विवाद है, उसके बाद क्या लिखना हमें लिखना, उसके बाद ऑप्शन, और तब जाकर के काम आगे स्टार्ट करना है। जो डिटेल आपको समझाई उस डिटेल पर काम करना है। समझ गए आप लोग, चले जा रहे। अब देखो आगे चलते हैं जरा, हम अब आगे चलते हैं और आगे देखिए जरा। इसमें आगे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, इस बात को करते हैं हम लोग जरा, और पीछे के पर्सन को हटा देते हैं यहां से। आइए जरा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है, पहला तो प्रश्न ये, राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में, हमने समझ लिया है राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। उसी के साथ हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। उसके साथ हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 213 में क्या है, अनुच्छेद 213 में, तो इसे भी हम लोग बताने जा रहे हैं। इसमें है राज्यपाल का अध्यादेश। अध्यादेश क्या होगा अभी समझ लेंगे। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश किसमें आता है उसे जानेंगे। राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश किसमें जाएगा उसे जानकर चल रहे हैं हम लोग। 213 में जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें जाएगा, अनुच्छेद 123 में जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश। और देखो अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा, अनुच्छेद 52 में कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा भारत का राष्ट्रपति होगा। और राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है, अनुच्छेद 213 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया। अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है, राष्ट्रपति का 123 में, और राज्यपाल का 213 में। भारत का एक राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में, 52 में। अब क्या होता है अध्यादेश, इस पर बात कर लेते हैं जरा। अध्यादेश क्या होता है, हमने कहा जब कोई कानून बनता है, ये संसद है, देखो ये संसद है। कानून कैसे बनेगा, संसद के 3 अंग है। संसद के 3 अंग में कौन है, एक है लोकसभा, और एक क्या है राज्यसभा, और एक क्या है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग है। कोई कानून बनेगा तो कैसे बनेगा कानून, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो कानून बन जाएगा देश के लिए। और राज्य के लिए कैसे बनेगा, राज्य में राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। राज्य में क्या होगा, विधानसभा। देखो राज्य में हम लोग, ये संसद कहाँ होती है, केंद्र में होती है। समझ लीजिए, पहले चलिए संसद को समझ लीजिए। हमने कहा संसद कहाँ होती है, केंद्र में होती है संसद। और संसद में कानून कैसे बनाएगी, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर के कानून बनेगा जी कोई। अब अगर एक बात आ जाए कि लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है, छुट्टी चल रही है, या राज्यसभा की भी बैठक नहीं चल रही है, छुट्टी चल रही है, और कोई कानून बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए, कानून बहुत राष्ट्रीय महत्व का है और उसे बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, ना तो लोकसभा की बैठक है ना राज्यसभा की बैठक है, और कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाए, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तब कैसी स्थिति बने कि बैठक तो चल नहीं रही, पास कैसे कराए प्रस्ताव को फिर, और कानून बनाना जरूरी हो गया, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। बिना लोकसभा के पास, बिना राज्यसभा के पास हुए उस कानून पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, और वो कानून क्या होगा, वो कानून 6 महीने तक लागू हो जाएगा। उसे कहते हैं अध्यादेश। हमने कहा अध्यादेश का टाइम कितना होता है, अध्यादेश का समय, हमने कहा टाइम कितना होता है, समय क्या होता है अध्यादेश का,
अगर बात करके चले आपसे अध्यादेश का समय, 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम टाइम है। 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम समय। हमने कहा अध्यादेश का अधिकतम समय जो लागू होने का, अधिकतम समय कितने समय तक लागू रह सकता है? अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब ना तो लोकसभा की बैठक है ना राज्यसभा की बैठक है, और कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया देश के लिए, बहुत महत्वपूर्ण कानून है जो बनना अभी जरूरी हो गया, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून का दर्जा दे सकता है, जो कब तक चलेगा? 6 माह 6 सप्ताह तक चलेगा अधिकतम समय। अब 6 माह 6 सप्ताह के बाद उस कानून का क्या होगा? उस कानून का यह होगा कि 6 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हो जाती है। मतलब आज लोकसभा की बैठक स्टार्ट हुई है आज, तो 6 माह के अंदर दूसरी लोकसभा की बैठक होनी जरूरी है। एक लोकसभा की बैठक और देखते दूसरी लोकसभा की बैठक के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता, इस कारण से 6 माह के अंदर तो बैठक हो जाएगी। जैसे ही हमने कहा 6 माह तक वो कानून चलेगा, बैठक स्टार्ट हो गई, तो बैठक में ही प्रस्ताव को लाकर रख दिया गया जो अध्यादेश था, उस अध्यादेश को बैठक में लेकर आ गए लोकसभा और राज्यसभा की। अब उस बैठक से पास करा दो, और पास यदि हो गया तो वो कानून का दर्जा आगे चल जाएगा, यदि नहीं पास हुआ तो क्या होगा? वहीं से समाप्त हो जाएगा। और पास होने का टाइम कितना है? जिस दिन बैठक स्टार्ट हुई है 6 सप्ताह के अंदर वो पास होना चाहिए। हमने कहा 6 माह तक चला है, लेकिन 6 माह के बाद क्या हुआ? बैठक हो गई लोकसभा राज्यसभा की, तब उसे रख दिया गया, तब 6 सप्ताह के अंदर वो पास हो जाना चाहिए, अन्यथा वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा अगर वो पास नहीं कराया। तो हमने जाना कि राष्ट्रपति की अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, इस बात को हमने समझा है। आइए आगे बात करते हैं जरा हम लोग, नेक्स्ट आगे देखिए जरा। अब एक बात और बता दीजिए अध्यादेश से संबंधित, सुन लीजिए उस बात को भी जरा। प्रश्न ये है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत में अध्यादेश लाया गया है, या अध्यादेश की शक्ति कौन से अधिनियम से ले रखी? हम लोग इस पॉइंट को लिखने जा रहे हैं यहां पर जरा। हमने कहा अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति हम लोग देखकर चलेंगे कहां से ले रखी है? 1935 के अधिनियम से। अध्यादेश की शक्ति 1935 के अधिनियम से। अध्यादेश की शक्ति 1935 के अधिनियम से लेकर रखी गई है। अध्यादेश की शक्ति 1935 के अधिनियम से लेकर रखी गई है। हमने कहा अध्यादेश की शक्ति कहां से आई? तो अध्यादेश की शक्ति 1935 के अधिनियम से आई है। अध्यादेश क्या है ये बात समझ ली हमने। जब लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही और कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाए, तब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके कानून को लागू करवा देता है। लेकिन वो कानून 6 माह 6 सप्ताह तक ही वैलिड होता है। 6 माह के अंदर जब बैठक होती है तो पास कराकर उस कानून को आगे चलवा दे। अगर पास नहीं हुआ बैठक में वो लोकसभा राज्यसभा की, तो 6 माह के बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा। ये था अध्यादेश। आइए जरा नेक्स्ट आगे के प्रश्न पर चलिए जरा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न को हम लोग। देखिए नेक्स्ट आगे प्रश्न लिखा है जी एक और प्रश्न पर आइए। यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? प्रश्न का जवाब देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, यह जवाब देकर चलना है। हमें देखना है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषद के सदस्य कौन भाग नहीं लेता। पहले जवाब दे आप, तब प्रश्न को हल करेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन नहीं लेता भाग? तो हम लोग कहेंगे विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये नहीं की बात कर रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, इसकी बात कर रहा है। आइए जरा एक बात को और बता दे आपको। हमने कहा राष्ट्रपति के विषय में बात करें तो एक बात समझा देते हैं आपको। हमने कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण उठा रखे जी, एक एक जो पेपर में आने वाले हैं। सारी अनावश्यक चीजें छोड़कर चल दिए, अन्यथा हम लोग सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते थे, मान लीजिए आपको जी बिल्कुल क्रम से जी। लेकिन पेपर में जो सबसे इंपोर्टेंट है उसे उठाकर चल दे जी। पहले हम राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन से अनुच्छेद में आता है? तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है।
अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है। और देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है और कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। हमने कहा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो देखे जरा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा और उसी के साथ में प्लस विधानसभा। राज्यों में होती है ना विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा केंद्र में होती है और विधानसभा क्या होती है, राज्यों में होती है विधानसभा। प्लस और कौन है, दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा, दिल्ली पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली पांडिचेरी वह जम्मू कश्मीर, वह J&K जम्मू कश्मीर की विधानसभा। विधानसभा, बात को दोबारा से पढ़ना, जरा समझना। हमने कहा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, हमने कहा इन्हें लिख रहे जी हम लोग, भाग लेते हैं, इन्हें कहते हैं भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो हमने कहा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पांडिचेरी व जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना जो निर्वाचित शब्द है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेते अब ये भी बता दीजिए। फिर हमने क्या, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के और दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेकर चलते हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के। कौन भाग नहीं लेते तो उस बात को भी बता दीजिए। हमने कहा भाग नहीं लेते, अब यहां पर बात कर रहे भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। कौन भाग नहीं लेते, हमने कहा लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के, प्लस विधानसभाओं के, विधानसभाओं के, सभाओं के मनोनीत सदस्य। मनोनीत, मनोनीत कौन होते हैं, जो बिना चुनाव के रखे गए हैं, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य प्लस और कौन भाग नहीं लेते, और बताइए, विधान परिषद के प्लस विधान परिषद के, विधान परिषद के सभी सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित हो या मनोनीत हो सभी, विधान परिषद के सभी सदस्य, सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता और कौन भाग लेता है, हमने कहा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उन्हें याद रख के चलेंगे। दोनों प्रश्न को हम लोग जान चुके हैं जी। अब एक बात यहीं पर कर देते हैं जी, छोटी सी बात और समझ लीजिए बस। हमने लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पढ़ा, ये किसके चुनाव में भाग ले रहे हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, इस बात को हमने जाना है। अगर हम लोग यहीं पर एक बात उपराष्ट्रपति की कर दे, समझिए जरा, दोनों बात एक जगह जब इकट्ठी हो जाएगी तो आप लोग को तुलना याद रहेगी। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर हम लोग देखें, इसका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं इसे हम लोग जान लें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं उन्हें जान ले तो हम लोग देखेंगे दोनों की तुलना हो जाएगी। यहां पर कहेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी सदस्य का मतलब क्या होगा, सभी सदस्य, सभी सदस्य का मतलब क्या होगा, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं मतलब क्या होगा। हमने कहा निर्वाचित, निर्वाचित कौन होते हैं, जिनका चुनाव हुआ है, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, मनोनीत कौन होते हैं, जो बिना चुनाव के राष्ट्रपति के द्वारा रखे जाते हैं, भाग लेते हैं। हमने कहा निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो अब देखो एक बात की तुलना करो, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा
के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे और उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य भाग ले रहे, विधानसभा के नहीं ले रहे। जबकि विधानसभा के सदस्य कहां भाग ले रहे थे? राष्ट्रपति के चुनाव में, और वहां पर निर्वाचित ही भाग ले रहे थे, और यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी भाग ले रहे, निर्वाचित भी और मनोनीत भी सभी भाग लेकर चल रहे हैं यहां पर जी। तो हम लोगों ने कुछ बात जानी यहां पर जो देखकर चले हम लोग, किसके संबंधित? उपराष्ट्रपति से संबंधित भी थोड़ी बात हमने जानी है। चलिए जी एक प्रश्न और बता दो आप लोग। हम यहां पर बता रहे, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाएगा? तो हम लोग आपको बताकर चल दे यहां पर जरा। आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 के तहत हम लोग कहेंगे चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा? हमने कहा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, अनुच्छेद 71 के तहत हमने कहा, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट करेगा। जहां पर यह बात याद रख के चलनी है हमें, यदि विवाद हो जाए तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। हमने यहां पर क्वेश्चन संख्या 17 को जाना है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद से संबंधित है। यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे, जरा हम लोग जानेंगे इसे। देखिए जरा ध्यान देंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हेतु कितने पदों की आवश्यकता होती है? कितने प्रस्ताव की आवश्यकता होती है? अब हम लोग जानकर चलेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, कोई राष्ट्रपति का फॉर्म भर रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो कितने प्रस्तावक चाहिए उसे? यहां पर जी मतलब यहां पर हमें जानना है कि इलेक्टोरल प्रोपोजर्स कितने चाहिए, प्रस्तावक कितने चाहिए। तो इलेक्टोरल प्रोपोजर्स कितने चाहिए? हम लोग कहेंगे 50 प्रस्तावक की आवश्यकता है। कौन है ये 50 प्रस्तावक? हम लोग कहेंगे 50 सांसद हैं ये। 50 सांसद कैसे हैं? हमने कहा 50 सांसद है प्रस्तावक मतलब प्रोपोजर्स। जो हम लोग देखेंगे जिस दिन फॉर्म भरने जाएगा राष्ट्रपति, उस दिन 50 सांसद के वहां पर साथ जाएगा और उनके हस्ताक्षर भी होंगे उसके साथ। वहां पर 50 सांसद के फॉर्म भरने के दौरान वे हैं 50 प्रस्तावक। और देखते 50 क्या चाहिए उसे वहां पर जी। हमने कहा जो हम लोग देखकर चलते हैं, ये 15 क्या चाहिए? इलेक्टोरल प्रोपोजर चाहिए, और 15 क्या चाहिए उसे? इलेक्टोरल सेकेंडर्स चाहिए, अनुमोदक चाहिए। जब वो फॉर्म सबमिट करता है तो हम लोग देखते हैं 50 अनुमोदक भी उसके पास होने चाहिए। 50 सांसद कैसे होने चाहिए? बाकी फिर 50 सांसद अनुमोदक के रूप में रहे, वहां पर हम लोग देखकर चले सेकेंडर्स के रूप में रहे। इलेक्टोरल सेकेंडर्स 50 चाहिए और इलेक्टोरल प्रोपोजर्स प्रस्तावक 50 चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखेंगे जरा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब एक बात और बता दें आप लोग जरा हमें कि राष्ट्रपति के लिए तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए? हमने कहा उपराष्ट्रपति के लिए भी बता दे कितने अनुमोदक कितने प्रस्तावक चाहिए। इसके लिए चाहिए 20 प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 ही क्या चाहिए? अनुमोदक चाहिए। यहां पर सेकंडर्स भी कितने चाहिए? इलेक्टोरल सेकंडर्स। हमने कहा अनुमोदक भी कितने चाहिए? 20 चाहिए। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। यहां पर हमें ये चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए उपराष्ट्रपति। अब एक बात और बता दे जरा, हमने कहा जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फॉर्म भरते हैं, हमने कहा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जब फॉर्म भरते हैं तो ध्यान देकर चलेंगे,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जब फॉर्म भरने जाते हैं तो कितनी इनकी आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए हमने कहा कितनी आयु होनी चाहिए दोनों के लिए, हमने कहा आयु बताइए, इनकी आयु चाहिए 35 वर्ष। इनकी आयु कितनी चाहिए, आयु चाहिए 35 ईयर चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए इनकी दोनों की। जब ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जाते हैं तब इनकी आयु चाहिए 35 वर्ष यहाँ पर जी। अब आगे एक बात और बता दीजिए हमें कि हमने कहा जो ये फॉर्म भरते हैं क्या उस समय कोई जमानत राशि जमा करनी होती है, तो हमने कहा दोनों के लिए ही, दोनों के लिए आरबीआई बैंक में जब फॉर्म भरने जाते हैं, आरबीआई बैंक में 15,000 रुपए इन्हें जमा करने पड़ेंगे, 15,000 रुपए इन्हें जमा करने पड़ेंगे फॉर्म भरेंगे जब, और 15,000 रुपए मिलेंगे नहीं जब एक कंडीशन में इन्हें, हमने कहा ये कैसे होंगे, आरबीआई बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में रखेंगे, जमानत राशि है ये, बाद में जब ये चुनाव लड़कर जीत जाएंगे तब इनकी जमानत राशि मिल जाएगी, लेकिन नहीं भी जीते तो क्या मिल पाएगी, हाँ जी मिल जाएगी, लेकिन एक कंडीशन में नहीं मिलेगी। तो ध्यान देना, यहां पर बता रहे हैं हम लोग, यदि हमने कहा यदि हम लोग देखकर चले चुनाव में, यदि चुनाव में हमने कहा कुल वेद मत का, कुल वेद मत, वेद मत मतलब कैसे, वेद मत वे होते हैं जो हम लोग कहते हैं खराब नहीं जाते, बहुत से वोट खराब कर देते हैं वहां पर, जो हम लोग देखते हैं तो वोट जो वहां पर सही वोट डाला है उसकी बात हो रही है। बहुत से तो आप लोगों ने देखा होगा एक बटन के स्थान पर उसी बटन को 2 बार दबा लेते हैं, तो इस प्रकार से वोट खराब हो जाता है, वहां पर वो अवैध हो जाता है। तो यहां पर क्या बताना चाह रहा है, यहां पर बताना चाह रहा है यदि चुनाव में कुल वेद मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, प्राप्त नहीं किया तो क्या हो जाएगा, प्राप्त नहीं किया तो हम लोग जानेंगे, यदि चुनाव में कुल वेद मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया तो जमानत राशि, जमानत राशि कितनी है, जमानत राशि बताइए आप लोग, 15,000 रुपए है। जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपए है। जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, मतलब वो जमानत राशि मिलेगी नहीं, कब किस कंडीशन में नहीं मिलेगी, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, किस कंडीशन में नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी कब, जब आप लोगों ने कुल पड़े वेद मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त किया, हार तो गए लेकिन 1/6 मत भी नहीं लेकर आए। अगर नहीं लेकर आए तो आपको 15,000 रुपए की जो जमानत राशि थी फॉर्म भरने के दौरान आरबीआई बैंक में जमा की थी वो नहीं मिल पाने की जी आपको जी, वो जब्त हो जाएगी आपकी जी। अब एक बात और बता दीजिए, चलिए जी ये सारी बातें हो रही है जी हमारी, तो इन्हीं के साथ में एक बात और आपको समझा दे, हमने कहा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष। अब यहां पर एक नाम लिख रहे हैं जी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष, समझ गए। राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव कितने चाहिए, 50, उपराष्ट्रपति के लिए 50 या 20 चाहिए, यही तो बात पड़ी पीछे। अब राष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता और ध्यान रखें, हमने कहा राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, सदस्य नहीं होना चाहिए, हमने कहा लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, हमने कहा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बस और कुछ नहीं चाह रहा जी, योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पर्सन बन गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सदस्य नहीं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमने कहा राज्यसभा, हमने कहा राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने की, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब दोनों में अंतर हो गया और दोनों में क्या हो गया जी, समानता हो गई। दोनों के लिए आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष। आरबीआई में कितनी धनराशि जमा करनी होगी, हमने कहा 15,000 रुपए। यदि कुल पड़े वेद मत का 1/5 नहीं प्राप्त किया तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी, राष्ट्रपति की भी उपराष्ट्रपति की भी। अब दोनों में असमानता क्या हो गई, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक, हमने कहा 50-50, और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। बात क्लियर यहां तक। आइए नेक्स्ट पर्सन पर बात करते हैं। आइए जरा नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं हम लोग। जरा
ये सारी बातें हमने अभी जानी है। अब हम लोग 2 प्रश्न और कर लेते हैं जरा, आइए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद की तुलना किससे की गई है। अब यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, 19 नंबर का प्रश्न हम लोग देखें। राष्ट्रपति पद की तुलना किससे की गई है, आप लोग जवाब दे पहले, फिर हम बताते हैं। राष्ट्रपति पद की तुलना किससे की गई है। अब देखो किससे, हमने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, रूस के राष्ट्रपति से, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति पद की तुलना किससे है, ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति पद की तुलना है। हमने कहा जैसी स्थिति भारत के राष्ट्रपति की है ऐसी स्थिति ब्रिटेन में सम्राट की है, ब्रिटेन के। हमने कहा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का देश का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद है भारत के राष्ट्रपति का। ब्रिटेन में सम्राट का भी सर्वोच्च पद है, ब्रिटेन के सम्राट का वहां पर। लेकिन एक बात और बताए, भारत के राष्ट्रपति को हम लोग कहते हैं यहां पर कि प्रधानमंत्री और उसके नीचे रहने वाली मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है, सारे वास्तविक रूप से काम कौन कर रही है, प्रधानमंत्री और उसके नीचे रहने वाली मंत्रिपरिषद काम कर रही है। राष्ट्रपति से तो केवल अनुमति लेने जाते हैं, हस्ताक्षर करवाने जाते हैं जी, केवल बिल पर, प्रस्ताव पर, और यदि नहीं करेंगे तो अपना त्याग पत्र देकर देश में संकट उत्पन्न कर सकते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अब देखो राष्ट्रपति मजबूर हो गया नहीं, मतलब ये अपना बिल या प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं और राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो अपना त्यागपत्र देकर के राष्ट्रपति को मजबूर भी कर सकते हैं, देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, कहने के लिए तो सर्वोच्च पद है, लेकिन वास्तव में सत्ता सर्वोच्च उसके हाथ में हम लोग देखते हैं रबर की मोहर की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को हम लोग क्या कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट को क्या बोल सकते हैं, हमने कहा रबर स्टैंप या मोहर कहा जाता है। हमने यहां पर लिख देते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को क्या नाम दे रहे हैं जी, उस बात को समझिए। भारत के राष्ट्रपति को रबर या हम लोग क्या कहे, रबर स्टैंप के साथ में, हमने कहा रबर स्टैंप कहे, यहां पर आप लोग रबर स्टैंप कहे या हम लोग कहेंगे मोहर कहे। रबर स्टैंप कहते हैं, रबर स्टैंप कहते हैं या मोहर कहते हैं भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कभी कभी वहां पर हम लोग देखते हैं मजबूर भी कर देते हैं राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपनी बात को मनवाने के लिए वहां पर जी। इसलिए एक रबर की मोहर के समान है जो ये कहते हैं, वो राष्ट्रपति को हम लोग देखते हैं कभी कभी मानना पड़ जाता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के हाथ में सर्वोच्च सत्ता है यहाँ पर, लेकिन वास्तविक सत्ता नहीं है, वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में है। आइए बात को समझते हैं जरा यहीं पर जो बात है। अब देखो भारत के राष्ट्रपति को और सम्राट को ब्रिटेन के, हमने कहा ब्रिटेन का जो सम्राट है, हमने कहा ब्रिटेन का सम्राट है और भारत में क्या है जी, राष्ट्रपति है। दोनों में अगर बात करें हम लोग, दोनों में अगर बात करें, ये भारत में है और ये कहां है जी, ब्रिटेन में है, ये ब्रिटेन में है। अगर दोनों में बात करें तो सम्राट और भारत के राष्ट्रपति में क्या आप लोग असमानता बताओगे, मतलब क्या असमानता बताएंगे, तो हम लोग कहते हैं ये होता है जी वंशानुगत पद है, ये वंशानुगत पद है। अब वंशानुगत पद कैसा होगा वो समझा देंगे। और ये कैसा पद है, ये निर्वाचित पद है भारत के राष्ट्रपति का, पावर उतनी ही है दोनों में, निर्वाचित पद। सम्राट भी वहां पर हम लोग कहते हैं मजबूर हो जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने। अब देखो वंशानुगत से मतलब क्या है कि आज कोई राजा है, सम्राट है कोई ब्रिटेन में आज, कल उसकी संतान ही क्या होगी, ब्रिटेन का सम्राट बनेगी, फिर उसकी संतान बनेगी बाद में ब्रिटेन का सम्राट। तो दादा परदादा और पोते इस प्रकार से ब्रिटेन में वंश के आधार पर वहां पर रखे जाते हैं सम्राट के पद में। जबकि भारत के राष्ट्रपति में क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ते हैं कि चुनाव होता है हर 5 साल में जी,
कोई भी आकर के जो योग्यता रखता है चुनाव लड़ता है। तो भारत में कैसा पद है? निर्वाचित पद है राष्ट्रपति का, जबकि ब्रिटेन के सम्राट का वंशानुगत पद है। पावर दोनों की बराबर है, इसलिए हम लोग कहते हैं पावर के आधार पर राष्ट्रपति पद की तुलना किससे की है? ब्रिटेन के सम्राट से की है। इसलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। आइए जरा नेक्स्ट एक प्रश्न और कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न बच रहा है, देखते हैं उसको भी जरा। देखिए जरा 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है 100, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है? पहले तो ये याद रखें संयुक्त अधिवेशन की बैठक कैसी होती है, मतलब इसका अर्थ क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा की एक साथ बैठक, राज्यसभा की लोकसभा व राज्यसभा की एक साथ बैठक की एक साथ बैठक, इसी को तो कहेंगे संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है? लोकसभा व राज्यसभा की एक साथ बैठक अनुच्छेद 108 के तहत आती है। संयुक्त बैठक 108 के तहत आती है। और प्रश्न है यहां पर कौन बुलाता है? हमने कहा लोकसभा का अध्यक्ष बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, प्रधानमंत्री बुलाएगा या उपराष्ट्रपति बुलाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक या संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार हम लोग किसे कहें? कौन बुलाता है? तो लिख रहे हैं यहां पर बुलाने का अधिकार किसके पास है? बुलाने का अधिकार बताइए किसके पास है? बुलाएगा कौन? हमने कहा बुलाने का अधिकार किसके पास? तो नाम है राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की बैठक एक साथ आती है, राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त बैठक को। और अध्यक्षता कौन करेगा अब ये बता दीजिए। बुलाएगा तो राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करेगा दोनों की एक साथ? लोकसभा और राज्यसभा जब आ गई तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तब कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, तब करेगा लोकसभा उपाध्यक्ष। बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं हुआ तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करके चलेगा। अगर उपाध्यक्ष भी ना हो उस समय तब कौन करेगा? अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित चल रहा है लोकसभा का तो आइए जरा कौन करेगा? हम लोग कहेंगे उस समय कौन करेगा? राज्यसभा का, बताइए कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति या उपसभापति? राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा, उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अब हम लोग यहां पर बता रहे कौन नहीं करता? राज्यसभा का सभापति नहीं करता। नोट करके एक बात बताना चाह रहे हैं आपको, लोकसभा की और राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, और अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। नोट करके कौन नहीं करता? हमने कहा राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। संयुक्त बैठक की, संयुक्त बैठक की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है ये बताइए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, हमने ये बात तो समझ ली है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, ये बात समझ ली। क्योंकि, कारण समझो, क्योंकि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति हम लोग कहेंगे ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ना तो लोकसभा का, न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा का, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है।
ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। हमने कहा ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। कौन नहीं होता है? हमने जान लिया, राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता है। इस कारण से हम लोग देखेंगे अध्यक्षता कौन कर रहा है, या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, अध्यक्षता वो कर रहा है। अब देखो संयुक्त बैठक की बात चल रही थी। संयुक्त बैठक हम लोग देखते हैं कौन से बिल पर या प्रस्ताव पर नहीं आती है, इसे भी देखें। हम लोग एक बात नोट करके और बताना चाह रहे हैं आपको, नोट करके। धन विधेयक, धन विधेयक या बिल, धन विधेयक कहे या बिल कहे या प्रस्ताव, धन विधेयक व संविधान संशोधन, धन विधेयक व संविधान संशोधन, धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर, विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। संयुक्त, हमने कहा धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर या बिल पर संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। संयुक्त बैठक किस पर नहीं आती? धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं आती। ये पॉइंट भी संयुक्त बैठक के विषय में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पर्सन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आप लोग ध्यान देकर चलना। एक भी पर्सन आप लोग अनावश्यक निकाल कर दिखाए कि इसमें एक भी पर्सन अनावश्यक हो। पेपर में आ रखा है, आएगा, आगे आप लोग चेक करते रहना जरा चीजों को जरा। हमने कहा धन विधेयक व संविधान संशोधन। एक बात और बता दीजिए, चले आप लोग बताइए, आपसे एक पर्सन और पूछना चाहते हैं हम, हमें जवाब दीजिए जरा एक पर्सन का। संयुक्त बैठक कितनी बार आई है अब तक? अब तक कितनी बार बुलाई गई संयुक्त बैठक? अब तक कितनी बार? अब तक कितनी बार? हमने कहा कितनी बार संयुक्त बैठक आई है? जवाब देकर चलिए, बताइए। संयुक्त बैठक बुलाई, अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई, ये जवाब देकर चलिए हमें। तो जवाब बताइए क्या होना चाहिए। संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार आई है? हम लोग कहेंगे 3 बार। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है अब तक, और वे 3 बार कौन से हैं? पहला नंबर 1961 में बुलाई, दूसरा नंबर 1976 में बुलाई, 1976 में बुलाई, तीसरा नंबर 2002 में बुलाई, 2002 में बुलाई। 3 बार बुलाई गई संयुक्त बैठक जी अब तक जी। और देखते हैं संयुक्त बैठक, हमने कहा एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अगर एक ने प्रस्ताव को पास कर दिया, दूसरा पास नहीं कर रहा है, तब दोनों की बैठक को एक साथ राष्ट्रपति बुला सकता है। या एक ने पास कर दिया एक बिल को और दूसरा अपने यहाँ 6 महीने तक रोक के रखा है, ना उसे वापस भेज रहा है, तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उन बातों को समझना। अब तक कितनी बार आई है बैठक? 3 बार, 1961, 76 और 2002 में संयुक्त बैठक आई है। पहले कब आई? हमने कहा 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक पर, दहेज प्रतिबंध विधेयक पर कब आई? 1961 में। दूसरी बार कब आई? बैंकिंग सेवा पर, दूसरी बार आई है बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा विधेयक पर। हमने कहा बैंकिंग सेवा विधेयक। एक आया है बिल बैंकिंग सेवा के लिए, एक आया है दहेज प्रतिबंध के लिए, और एक आया है आतंकवाद को रोकने के लिए। हम लोग कहेंगे आतंकवाद, आतंकवाद, आतंकवाद निवारक विधेयक, आतंकवाद निवारक विधेयक पर बुलाई, आतंकवाद निवारक विधेयक पर बुलाई गई। इसी को कह सकते हैं पोटा कानून, पोटा कानून इसी को कह सकते हैं। तो 3 विधेयक पर, 3 बिल पर अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जो हम लोगों ने बात की है। हमने बात की है अनुच्छेद 108 के तहत क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें हमने जानकर चले हैं, हम लोग देख कर चले इन सब को जी। यहाँ पर जी तो हमने बात की है यहाँ पर किसकी? संयुक्त बैठक की। और योद्धा सीरीज में जो जो पर्सन हम लोग उठा कर चले, एक एक पॉइंट को आप लोग यहाँ पर नोट करना और पीछे से बार बार रिवाइज करना। आप लोग देखना कि आपके पेपर में कितनी हेल्प जीएस के पार्ट को मिलने वाली है जी। तो ध्यान रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए और आनंद लीजिए आप लोग योद्धा सीरीज का, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से एक नई ऊर्जा के साथ और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। धन्यवाद।